Hello, students. This is Dr. Anjali Srivastava with my YouTube channel, Adarsh. And as you know, I'm the retired zoology professor conducting this channel for the benefit of the students. Our present topic is the series of environmental science topics. The upcoming topic, our today's topic is biogeographical classification of India. भारत के जीव वैज्ञानिक क्षेत्रों का वर्गीकरण मतलब भारत का इस तरह से वर्गीकरण ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी के आधार पर जो वर्गीकरण होता है, ज्योग्राफी में जो वर्गीकरण होता है वो ज्योग्राफी से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के बारे में तो अध्ययन होता ही है। बायोलॉजी में, एनवायरमेंटल साइंस में हम ये जो पढ़ने जा रहे हैं, इंडिया का इस तरह का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण इंडिया के क्षेत्रों का, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में किन किन तरह की जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उन क्षेत्रों की क्या क्या खासियत हैं, उन क्षेत्रों की क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, और साथ साथ उन क्षेत्रों में किस तरह के फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। दैट इज बायोडाइवर्सिटी इज द जैव विविधता, किस तरह के प्लांट्स, किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं उन विभिन्न क्षेत्रों में। तो उन क्षेत्रों के आधार पर भारत को 10 विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है और उन 10 क्षेत्रों का एक एक करके उनके बारे में फ्लोरा एंड फौना हम शॉर्ट में देखेंगे, संक्षेप में देखेंगे। ये एक छोटा टॉपिक बायोडाइवर्सिटी का है, जिसे मैं पहले छोटे छोटे टॉपिक्स चुन करके खत्म कवर कर लेना चाहती हूँ, ताकि आपको एग्जामिनेशन अगर इमीडिएट हो, आपका जैसा मुझे बताया जा रहा है कि एग्जामिनेशन सर पे है, तो जितना हो सके मैं टॉपिक्स कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। सो दिस इज द बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया. Biogeographic classification of India is the division of India according to biogeographic characteristics. And biogeography is the study of distribution of species, organisms, and ecosystem in the geographical space and through geological time in India. As we know, India is very rich. India is having a very rich heritage of natural diversity. India में natural diversity बहुत ज़्यादा है. In world में 10th position है इंडिया का बायोडाइवर्सिटीज के स्पीसीज के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर. और इंडिया का क्लाइमेट भी, इंडिया हैज वेरियस डिफरेंट क्लाइमेट एंड टोपोग्राफिक इन डिफरेंट पार्ट्स and hence is termed as a mega diversity country. India is having large scope of different types of flora and fauna. बहुत सारी species वेजिटेशन के भी और एनिमल्स के भी, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी इंडिया में पाए जाते हैं. इंडिया ऑक्युपाइज 10th प्लेस अमंग प्लांट रिच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. प्लांटेशन में, वेजिटेशन में खास तौर से इंडिया का पोजीशन कहीं कहीं पर आप देखिएगा 7th पोजीशन में भी बताया जाता है इंडिया को, बट ज्यादातर मैंने देखा 10th प्लेस इट इज इंडिया इज हैविंग. So whatever 7th हो या 10th हो, but it is having out of 130 countries almost, अगर हम 7th या 10th position पे हैं तो it's fairly good. It is essential to acquire knowledge about the distribution and environmental interaction of flora and fauna of India. तो बहुत interesting भी है, बहुत important भी है. और ये study of biogeographical classification deals with the biogeographical factors, topography of India, and the different ecosystems in different biogeographical regions में different ecosystems को भी समझने में आसानी होगी अगर हम इन एरियाज के फ्लोरा एंड फौना को समझ के रखेंगे. So purpose of biogeographical classification is essential. It is used as essential tool for integrated ocean management. ओशन से हमेशा निकला है, तो ओशन से अल्टीमेट द emergence of life हर एरिया का माना जाता है कि इट इज रिलेटेड विद द ओशियोनोग्राफी. So this biogeographical classification assists in understanding how and where taxa are distributed once they have emerged, and in marking the boundaries between oceanographic regimes.
Biogeographical factors of a given ecosystem are a number of biogeographical factors. Larger habitats tend to promote biodiversity better than smaller habitats. इकोसिस्टम की खासियत ये है, और खासतौर से बायोजियोग्राफिकल फैक्टर्स ये बताते हैं कि किस तरह से हायर लार्जर हैबिटेट्स में लार्जर बायोडाइवर्सिटी के स्कोप्स रहते हैं, नीचे ज्यादा होते हैं, कंपटीशन कम होता है, एंड एट द एजेज ऑफ इकोसिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द central areas due to the presence of certain ecological factors like sunlight, more wind, etc. So biological factors uh, give a, great impact on the biogeographical distribution of the flora and fauna. So, by definition, the biogeography is the study of the places where animals and plants are distributed. An example of biogeography is classifying floral region of South America. This is just a प्रिंटेड डेफिनेशन, इसमें अमेरिका, हम तो इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक ये लगता है मैंने जो कहीं से डेफिनेशन लिया था तो उसमें ध्यान नहीं दिया। इट इज साउथ अमेरिका में फ्लोरल रीजन को किस तरह से, और नॉर्थ अमेरिका में किस तरह से बायोजियोग्राफी का क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट किया गया है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोजियोग्राफी. But in general, definition of biogeography is study of the places where animals and plants are distributed on which basis. अब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आए, बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया। अब हम हिंदी में देख रहे हैं। एक्चुअली जब मैं खोजती हूँ साइट्स पर तो हिंदी टाइप करती हूँ इन हिंदी, तो वही यहाँ पर भी पेस्ट हो जाता है। सो कई बार मुझे इन हिंदी हटाना पड़ा है, बट यहाँ पे रह ही गया। सो एनीवे दैट डजंट मैटर, मैंने वो हिंदी में लिख करके जब मैं खोजती हूँ तो वो आ जाता है। एनीवे, भारतीय उपमहाद्वीप में भारी धरातलीय एवं जलवायु विविधता पाई जाती है। धरातलीय मतलब टेरेस्ट्रियल, और जलवायु एनवायरमेंटल डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं। इस भौगोलिक विविधता का भारत के पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों के वितरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में बहुत ही ज्यादा भौगोलिक विविधता है, टोपोग्राफी हमारी बहुत ही वैरीड है, और अकॉर्डिंगली इन डिफरेंट टोपोग्राफिकल एरियाज में, जोन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना की डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान के विशेषज्ञों ने भारत को 10 प्रदेशों में विभाजित किया है। ये अभी हम देखेंगे कि 10 स्पेसिफिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड द topography or the geographical regions of the India. Now, as we have already seen, भारत एक बहुत बड़ा विविधता वाला देश है। दुनिया की लगभग 10% प्रजातियां रहती हैं। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है। अधिकतर भारतीय जैव विविधता जटिल रूप से देश के सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं से संबंधित है। ये तो हम जानते हैं, हमारे यहाँ हर तरह से पेड़ की, पौधों की, जानवरों की, पक्षियों की, सबकी पूजा की जाती है, और हमारी संस्कृति से इनको जोड़ दिया गया है, क्योंकि हमारी संस्कृति ने सबसे पहले ये जान लिया था विज्ञान के आने के पहले से कि प्रकृति को बचाना है तो जैव विविधता को बचाना होगा, जैव विविधता को बचाना है तो प्रकृति को बचाना होगा। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों में जैव विविधता के बड़े स्रोत हैं। इससे भारत को दवा, जंगल, वनस्पति और जीव जैसे कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भारत के विभिन्न भागों में भिन्न जलवायु और स्थलाकृति है, इसलिए इसे वृहद मेगा विविधता वाले देश के रूप में जाना जाता है। दैट इज मेगा बायोडाइवर्सिटी जोन में इंडिया को रखा गया है। भारत दुनिया के समृद्ध देशों की सूची में 10वें पायदान पर है, इसलिए वनस्पति और भारत के जीव वितरण तथा पर्यावरण अंतःक्रिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। जैव भूगोल विदों ने भारत को विशेषता, जलवायु, मिट्टी और जैव विविधता के साथ प्रत्येक क्षेत्र को 10 जैव भौगोलिक बायोजियोग्राफिकल रीजन में 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है इंडिया को। भूगोल, जलवायु और वनस्पति के स्वरूप और उनमें रहने वाले स्तनधारी मैमल्स, बर्ड्स,
सरीसृप, रेप्टाइल्स, उभयचर, एम्फीबियंस, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स और अन्य अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट समुदायों के आधार पर हमारे देश को आसानी से 10 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। डिफरेंट जो एनिमल्स के ग्रुप हैं, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स के, उनके आधार पर और ज्योग्राफिकल रीजन को मिला करके 10 जोन्स बनाए गए हैं, जिनमें विभिन्न तरह के फ्लोरा एंड फौना की स्टडी की गई है और भारत की समृद्ध जैव विविधता को जानने के लिए ये 10 क्षेत्र हैं। ये ट्रांस हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन, इंडियन डेजर्ट जोन, सेमी एरिड जोन, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेट्यू, गैंगेटिक प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। हिंदी में ट्रांस लद्दाख के ट्रांस हिमालय क्षेत्र, हिमालय पर्वतमाला, तराई या गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, राजस्थान के थार रेगिस्तान, दक्कन के पठार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के अर्ध शुष्क चारागाह क्षेत्र, सेमी एरिड जोन यहाँ पे है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य, दैट इज the coastal regions, north east region, then पश्चिमी घाट हो गए, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान और निकोबार द्वीप और पश्चिमी और पूर्व तटीय बेल्ट, ये हो गया कोस्टल रीजन। तो ये 10 रीजन हिंदी में और इंग्लिश में सीक्वली अरेंजमेंट में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैंने एक दो करके नहीं नंबरिंग की है, क्योंकि इसके नंबरिंग में और इसके हिंदी की नंबरिंग और इंग्लिश की नंबरिंग में कुछ डिफरेंस हो सकता है। नाउ लेट अस सी, ये है आपका इंडिया का मैप और दिस इंट्रोडक्शन वी हैव ऑलरेडी सीन। ये लैंग्वेज आप यहाँ से लीजिए। दिस इज द ट्रांस हिमालयन रीजन, दिस इज नंबर 1। देन हिमालयन रीजन, दिस इज हिमालयन रीजन, दिस इज सेमी एरिड रीजन, then is the Gangetic plains, this is the Gangetic plain. According 1 2 3 4 I'm putting just on the basis of this chart जो यहीं पे दिया गया है। This is the Gangetic plain, then is the desert, this is the Sahara Thar desert areas, these are, this is the 5th number. Then is the northeast, this is northeast, 6th. Deccan Peninsula, this is Deccan Peninsula, this is 7th. Coastal region, these are the coastal region, 8th. Western Ghats, this is Western Ghat, 9, and these are the islands, this side and this side, these are islands, 10th. So these are the 10th biogeographical regions of India. Now we are going to see one by one in all these 10 areas what type of flora and fauna are found and what are the characteristics of these areas, इन क्षेत्रों की विशेषताएं और इनमें पाए जाने वाली जैव विविधता के बारे में कुछ डायग्राम्स और फोटोग्राफ्स मैंने देने की कोशिश की है। ट्रांस हिमालयन रीजन इस तिब्बती पठार की ओर फैले हुए हैं। ऊंचाई पर स्थित ठंडे रेगिस्तान लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश इस क्षेत्र के कोस्टल रीजन्स हैं, बंदरगाह हैं। ये देश के 5.7% भूभाग पर फैला हुआ है। दिस इज द एरिया एज वी हैव सीन, ये है ट्रांस हिमालयन रीजन। अब ट्रांस हिमालयन रीजन की जो फ्लोरा एंड फौना है दैट वी कैन सी हियर। ये हैं ट्रांस हिमालयन रीजन के फ्लोरा एंड फौना। दिस इज द वेजिटेशन अक्रॉस द ट्रांस हिमालयन रीजन। वेजिटेशन यहाँ का काफी घना होता है and these are some of the fauna. This is the flora and this is the fauna. Blue sheep, then Tibetan wild ass, then chukar, Tibetan argali horn and bull. This is bear, gallbladder. Then these are the exotic animals found in Himalayas.
ये अब हिमालय के फ्लोरा फौना है, ये ट्रांस हिमालयन के हैं। The Tibetan wildlife and some of the diagrams you can get, ये जो लास्ट में मैंने एक जस्ट दे दिया है, हैप्पीजार्डली जितने बायोडाइवर्सिटी के कुछ इंपॉर्टेंट अट्रैक्टिव फिगर्स मिले थे वो मैंने लास्ट स्लाइड में दिया है, आप उससे भी ले सकते हैं। सो दिस इज this includes Ladakh, Jammu Kashmir, North Sikkim, Lahaul and Spiti areas of Himachal Pradesh. This zone has sparse alpine के trees बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे, बहुत heavy vegetation होता है alpine का, that harbors several endemic species and is a favorable habitat for biggest population of wild sheep and goat in the world. Other rare fauna that includes snow leopard, migratory black-necked crane, that is, and cold dry desert of this zone represents extremely fragile ecosystem. Then is the Himalaya. हिमालय भारत की उत्तरी सीमा है जो देश की शान है। पूर्वी पर्वत श्रृंखला है, उत्तर पश्चिम में कश्मीर से उत्तर पूर्व में असम तक फैली हुई है। हिमालय में जैविक प्रांत और बायोम की विविध श्रृंखला का समावेश है। ये 7.2% देश की भूमि का 7.2% एरिया में फैला हुआ है। Now the important biodiversity zones are alpine, subalpine forest, grassy meadows, moist mixed deciduous forest. Then the fauna includes the bharal, ibex, markhor, Himalayan tar, then takin. These are certain animals, हंगल, मस्क डियर। सो कुछ डायग्राम्स मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है मस्क डियर वगैरह की। सो दीज आर द हिमालयन फौना, ये हिमालय के नेचुरल ट्रेजर ऑफ हिमालय है। दिस इज द फ्लोरा that includes very dense with extensive growth of grass and evergreen tall trees, oak, chestnut, conifer, ash, pine, deodar are abundant in Himalayas. There is no vegetation above the snow line, जहाँ बर्फ के ऊपर बिल्कुल टुंड्रा रीजन में जहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन पाया जाता है, बट फ्लोरा फौना वहाँ पर भी है। दीज आर सर्टेन important fauna of the Himalayan region: Indian black bear, red panda, snow leopard, Himalayan auk. These are the diagrams given here. Himalayan tar, Himalayan marmot, यहाँ पे Himalayan monal, pheasant, then black-necked Tibetan crane, musk deer, bharal. These are the fauna of the Himalayan region. Then comes the desert. अरावली पहाड़ी श्रृंखला के पश्चिम के अत्यंत शुष्क क्षेत्र में गुजरात का नमकीन रेगिस्तान और राजस्थान के रेतीले रेगिस्तान, दोनों दो तरह के रेगिस्तान या डेजर्ट इंडिया में फेमस हैं, द सॉल्टी रेगिस्तान एंड सैंडी रेगिस्तान। ना ये दो तरह के होते हैं, पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान, गुजरात के रेगिस्तान, और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तान। तो करीब ऑल टुगेदर 3 तरह के डेजर्ट मरुभूमि या डेजर्ट जोन पाए जाते हैं इंडिया में। एंड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ these एरिया इंक्लूड्स इस एरिया में बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीसीज भी हैं जिनका अस्तित्व खतरे में हो रहा है, सच एज उल्फ, then caracal, then desert cat, bird of conservation of interest. बहुत सारे birds हैं इस एरिया में। so this is the flora. बहुत सूखे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वेजिटेशन जिनको कम पानी लगे ऐसे वेजिटेशन पाए जाते हैं। एंड दिस इज द ह्यूज फौना। और काफी सारे इसमें कुछ तो मैंने कुछ वेजिटेशंस भी दिए हुए हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैक्टस हैं, दिस इज द कैक्टस, दिस इज द कैक्टस, दीज आर द वेजिटेशंस, बट मोस्टली there are the different types of birds, different types of animals, different types of aquatic animals, then deserts, desert tortoise, sorry. So this is the fauna of the Indian desert zone. Now the next is
द तराई क्षेत्र, जिसको गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र एरिया भी कहते हैं, भारत, नेपाल एवं भूटान में स्थित हिमालय के बेस में दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को तराई क्षेत्र कहते हैं। ये यमुना नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, बल्कि ये गंगा से लेकर के, हालांकि गंगा के गैंगेटिक जोन भी इसको कहते हैं। इट इज located to the south base of Himalayas, located in India, Nepal, and Bhutan. This region extends from Jamuna River in the west to Brahmaputra River in the east. The land in this area is moist, and there are grasslands and forests in this area. The northern part of Tarai region is called Bhabhar region. There are layers of soil and sand one after the other within the land of the Tarai region. The water level here is very high. Monsoon in the rivers of this region floods often occur during this time. The Ganga, Jamuna, Brahmaputra plain lies below the Tarai region, and Tarai means flat, and the meaning is also मधेश। मधेश भी कहते हैं इस एरिया को। ये बहुत खास तौर से इसमें नॉर्थ ईस्ट के भी लोग काफी सारे रहते हैं। एंड दिस एरिया, नेपाल के दक्षिणी भाग में मैदानी क्षेत्र को मधेश कहते हैं। यहाँ निवास करने वाले नेपाली लोगों को मधेसी कहते हैं। इस क्षेत्र को तराई भी कहते हैं, और तराई में वास करने वाले नेपाली लोगों को तराई वासी या मधेसी भी कहते हैं, जो मध्य प्रदेश का अपभ्रंश है। ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश से माइग्रेंट हैं ये। सो दिस इज ऑल्सो, ये गंगा के मैदान, इसका एक भाग दक्षिण हिमालय से कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र पर फैला हुआ है। ये मैदान गंगा नदी प्रणाली द्वारा गठित है और अपेक्षाकृत समरूप है। दिस इज द गैंगेटिक प्लेन। नाउ तराई क्षेत्र के ये पाइन, देवदार, गिर, ये अपर गैंगेटिक प्लेन्स के, ये नेक्स्ट इसमें जाना चाहिए था, यहाँ पर ये अपर गैंगेटिक प्लेन के वेजिटेशन है। एंड दीज आर द fauna of the Tarai Kshetra and Gangetic plains. Gangetic plain includes the rhinoceros, then elephants, buffalo, swamp deer, hog deer, hispid hare. These are the specific faunas of Gangetic plain. इन दोनों एरियाज का डायग्राम्स या फोटोग्राफ्स मैंने मिला करके दे दिया है। मैं जस्ट अ मिस्टेक, अगर बाद में अगर आपको चाहिए होगा तो मैं यहाँ गैंगेटिक प्लेन्स के फ्लोरा फौना का फोटोग्राफ्स डालना भूल गई हूँ। आप खुद से इसको इंक्लूड कर ले सकते हैं, हालांकि नाम तो यहाँ मेंशन किया ही हुआ है। अगर आपको चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं फिर किसी और चैप्टर को जब बताऊंगी उस समय डाल दूंगी। द नेक्स्ट इज डेक्कन प्लेटू, दक्कन के पठार। यह क्षेत्र रेगिस्तान और दक्कन के पठार के बीच में स्थित है। इसमें अरावली पहाड़ी श्रृंखला शामिल है। यह देश के लगभग 15.6% भूभाग को कवर करता है। यह दक्षिणी नर्मदा घाटी का बड़ा त्रिकोणीय पठार है। पूर्व की ओर पठार के 3 किनारे पर्वतों के ढलानों से ढके हुए हैं। मैप देखिएगा तो आप को क्लियर होगा। दक्कन के पठार काफी फैला हुआ एरिया है आपका। दिस इज द दक्कन पेनिनसुला, यू कैन सी। ये 17 ऑलमोस्ट 17% ऑफ इंडिया, इट इज 16 to 17% ऑफ इंडिया दक्कन के पठार कवर करते हैं। ये इन एरिया के फौना है एंड फ्लोरा है। कुछ मैंने यहाँ पर देने की आपको कोशिश की है, बट ये रिच वेजिटेशन है यहाँ पर। यू कैन गो थ्रू दिस। इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकती हैं। मेजॉरिटी ऑफ फॉरेस्ट हम फ्लोरा फौना देखें। डिसिडियस इन नेचर, ये फ्लोरा डिसिडियस है, मतलब झाड़ियों की तरह काफी होते हैं यहाँ के पेड़। There are regions of greater biological diversity in this hill ranges. The zone comprising of deciduous forests, thorn forests, and degraded scrub land support diverse wildlife species. Wildlife species includes cheetal, sambar, nilgai, chausinga, barking deer, gaur, elephant. These are the wild buffalo. These are the main fauna of this area, swamp deer. So these are certain photographs, and these are certain important fauna of this Deccan Pathar. Then is the semi-arid desert biome.
अर्ध शुष्क या सेमी एरिड जोन इसको कहते हैं। शुष्क जलवायु जो पूर्ण शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु की तुलना में कम शुष्क होती है। डेजर्ट जोन जो मरुस्थान का एरिया है वो शुष्क एरिया या एरिड जोन कहा जाएगा, और उसके आसपास के एरिया जहाँ पर थोड़ा डैम्पनेस रहता है, थोड़ी आर्द्रता रहती है, दैट इज कॉल्ड एज सेमी एरिड जोन। इस प्रकार की जलवायु वास्तविक गर्म मरुस्थल तथा सवाना के मध्य और गर्म मरुस्थल तथा भूमध्य सागरीय जलवायु के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र में पाई जाती है। सॉरी, ओशनिक एरिया सी एरिया पास में होता है जहाँ से ह्यूमिडिटी आती है, और इस तरह से ये एरिया सेमी एरिड जोन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ छिटपुट क्षेत्रों में झाड़ियों वाली छोटी छोटी वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह शब्द उस क्षेत्र या जलवायु के लिए उपयोग किया जाता है जो न पूर्ण रूप से शुष्क हो और न ही पूर्ण रूप से आर्द्र हो, शुष्क गुणों की ओर होती है, और निश्चित किस्म की फसलों को बिना सिंचाई के इन एरियाज में उगाया जा सकता है। द डोमिनेंट ग्रास एंड palatable shrub layer in this zone support the highest wildlife biomass। बहुत ही ज्यादा श्रबी एरिया यहाँ पे होता है। द सर्विड स्पीसीज ऑफ सांबर, चीतल, restricted to better woodland hills and moisture valley areas, the loin, endangered carnivore species, then caracal, jackal, wolf. These are certain important fauna of this semi-desert zone. This is the semi-desert zone, और ये semi-desert zone का बायोसिस्टम है, फूड वेब, जिसमें बहुत सारे फूड चेन भी जुड़े हुए हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंट fauna and these are the flora. These are certain important flora and fauna of this semi-arid zone. Then comes the northeast region. ये दंड और पूर्वोत्तर भारत के गैर हिमालय पर्वतमालाएं जहाँ वनस्पतियों की विस्तृत विविधता, यहाँ वेजिटेशन बहुत रिच है। दिस इज द नॉर्थ ईस्ट रीजन। बहुत ही खूबसूरत एरिया है, बहुत अच्छा वेजिटेशन है। इसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन के फ्लोरा एंड फौना को लेकर के एक डाक टिकट भी निकाला गया है। वो टिकट मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए भी डाला है, जिससे आपको डिफरेंट flora and fauna of this area दिख सकते हैं। These are various type of birds found in this zone. Northeast region constitutes 5.2% of total geographical area of India. This region represents the transition zone between India, Indo-Malayan and Indo-Chinese biogeographical regions, as well as being a meeting point of Himalayan mountains and peninsular India. The Northeast is thus the biogeographical gateway for much of India's fauna and flora, and also a biodiversity hotspot. ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक अलग चैप्टर है। बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स के अलग आइडेंटिफाई किए गए हैं, एंड दैट वी कैन सी सेपरेटली। मेनी ऑफ दीज स्पीसीज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज आर आइदर restricted to the region itself or to the smaller localized area of Khasi Hills. So these are different varieties of birds found in this area. These are different animals, wild animals, and this is the vegetation, the rich vegetation in the northeast region of India. Then is the Western Ghats. Western Ghats, पश्चिम घाट, ये एक पर्वत श्रृंखला, इट इज अ माउंटेन सीरीज जो भारत के पश्चिमी घाट के साथ लगी हुई है। ये उत्तर में गुजरात के दक्षिणी सिरे से दक्षिण से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली सीमा है। इसके पर्वत लगभग 160,000 पर किलोमीटर के क्षेत्र पर फैले हुए हैं। इस खंड में जैविक प्रांत और बायोम की अत्यंत विविध श्रृंखला शामिल है। हाईली वैरिड बायोम यहाँ पे पाया जाता है, इंक्लूडिंग द वेजिटेशन एंड द एनिमल्स, एंड ये 5.8% भूभाग पर फैला हुआ है। This is the different categories statement. 4 to 6% area में पाया जाता है, and it is one of the 2 biodiversity hotspots of India. इसके specific fauna includes नीलगिरी लंगूर, lion tail macaque,
macaque, then giant squirrel, Malabar civet, Nilgiri tar, then Malabar grey hornbill. This is the particular type of bird. Then Travancore tortoise, then cane turtle, then these turtles. These are the tortoise and turtle which are now included in the endangered taxa. क्योंकि इनका शिकार टर्टल्स बहुत टेस्टी फूड की तरह भी, एडिबल एनिमल की तरह भी यूज किया जाता है, और ये तेजी से इंडेंजर्ड कंडीशन में पहुंच रहे हैं. सो दिस इज द the Western Ghats, and then the islands, Andaman Nicobar ke islands and coastal region. These are the last two biogeographical regions of India. बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में लगभग 300 बड़े और छोटे द्वीप हैं. इनके अलावा केवल 5 द्वीपों पर लोग रहते हैं. 300 आइलैंड्स के समूह हैं अंडमान निकोबार, जिसमें इनहैबिटेंट ह्यूमन इनहैबिटेंट सिर्फ 5 द्वीपों पर रहते हैं. इनमें सिर्फ जनजातियां पाई जाती हैं, ट्राइबल्स दे आर फाउंड पाए जाते हैं, और ये देश के बायोमास का 0.03 जगह को घेरे हुए हैं. यहाँ का फ्लोरा एंड फौना आर not found. This island house an area of flora and fauna not found elsewhere. जो फ्लोरा एंड फौना यहाँ अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं, वो कहीं भी नहीं पाए जाते हैं. These are the centers of high endemism, that is the internal indigenous species यहाँ पे पाए जाते हैं. Contain some of India's finest evergreen forests and support a wide diversity of corals. ये you can see here, yeah, बहुत सारे यहाँ पे you can see these are the coral reefs and Andaman Islands. इतने तरह के कोरल्स पाए जाते हैं. इसको आप एनलार्ज करके देख सकते हैं, या आप नेट से ले सकते हैं इनके फ्लोरा एंड फौना. दिस इज द फ्लोरा एंड फौना ऑफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एंड दिस इज द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द लास्ट coastal zone or last biogeographical zone of India, that is coastal region, जिसमें आता है लक्षद्वीप. मेनली लक्षद्वीप इस तटीय भारत का स्पेसिफिक रीजन है. सो दिस इज तटीय भारत में पूर्व और पश्चिम दोनों के बीच स्पष्ट मतभेद होने के साथ दोनों को बड़ा समुद्री तट वितरित है. इसमें लक्षद्वीप द्वीप समूह को शामिल किया गया है, बट इन द्वीपों के क्षेत्र नाम मात्र के हैं. ये बहुत 2.5% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया में है. ये It includes sandy beaches, mangroves, mud flats, coral reefs, and marine angiosperm pastures, make them the wealth and health zone of India. The coastline from Gujarat to Sundarban is estimated to be 5,423 kilometers long. A total of 25 islands constitute the Lakshadweep, which are of coral origin and have a typical reef lagoon system rich in biodiversity. However, the densely populated Lakshadweep island virtually have no natural vegetation. Vegetation की यहाँ बहुत कमी है, but ऐसा नहीं है. कुछ कोस्टल प्लेन में कुछ वेजिटेशन है, बट काफी कम है. दिस इज द एरिया, द कोस्टल एरिया ऑफ लक्षद्वीप. सो दिस इज द देन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. एज आई हैव टोल्ड यू पहले भी, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया आर द ईस्टर्न हिमालयाज, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, एंड सुंदरलैंड, which includes Nicobar Island. India figures prominently in the list of biodiversity hotspots of the world. A biodiversity hotspot is a biogeographical region with significant level of biodiversity that is threatened by human habitation. Human habitation की वजह से जो biodiversities endangered स्थिति में पहुंच गए हैं, जिनकी अस्तित्व पे जिनके संकट गहराने लगा है, उन एरियाज को, उन फ्लोरा एंड फौना को जिन एरियाज में पाए जाते हैं, उन एरियाज को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. सो दिस यू कैन फॉर योर नोट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के नोट्स के लिए आप यहाँ से ले सकती हैं. दिस इज
This is not included in this chapter, I think. So India is home to 4 biodiversity hotspots: Andaman Nicobar Island, Eastern Himalaya, Indo Burma region, and Western Ghats. So if you want much details, you can take from this slide. So with this ends the biogeographical classification of India. आई होप इसमें आपको गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी जब मैं ये जब ये आप इसको पढ़ेंगे। आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको इन क्वेरीज तो काफ़ी होनी चाहिए इसमें, क्योंकि जितना मैंने कोशिश की है बताने की, उसके अलावा इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है जो और बहुत सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए थी। बट द वीडियो हैज बिकम टू लॉन्ग। ये अभी काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो चैट बॉक्स में डालिए। Do like, share, and subscribe the channel, and press the bell icon to get notification of upcoming videos. Go to the description box for certain descriptions.